आईएएस कोचिंग चैनल के तरफ से यानी रघुवर प्रसाद के तरफ से भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में जो आईएएस के पाठ्यक्रम में शामिल है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें मैंने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था कि संविधान सभा कैसे गठित हुई। संविधान सभा जब गठित हो जाती है तो संविधान सभा गठन हो जाने के बाद एक नेक्स्ट जो है प्रणाली आती है, नेक्स्ट जो आपका चरण आता है, स्टेज आता है, उस स्टेज का नाम है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो पूरे दुनिया में कोई भी काम किया जाता है, पूरे दुनिया में किसी भी विषय से संबंधित कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने की एक प्रणाली होती है, यानी पद्धति होती है, सिस्टम होती है। तो ठीक उसी तरह से संविधान सभा किस तरह से कार्य करेगा, उसका कार्य करने का क्या प्रोग्राम होगा, संविधान सभा इसीलिए बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि संविधान सभा क्या कार्य करेगा, उसकी प्रणाली क्या होगी, इसीलिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो जब संविधान सभा का गठन कर लिया गया तो अब संविधान सभा अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो उसकी कार्य करने की प्रणाली क्या है, उसकी कार्य करने की प्रणाली क्या है, आप लोगों को जानना चाहिए। आप आईएएस के परीक्षा की तैयारी में हैं, इसको जानना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को भी संविधान के विषय में जानकारी रखनी चाहिए। संविधान के विषय में जो जानकारी रखेगा वह सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, किसी भी रूप में, धार्मिक रूप में, आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, हर चीज की जानकारी उसको स्वतः हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो आप तो आईएएस में बैठने जा रहे हैं, इसलिए एक एक बिंदुओं को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को बहुत गहराई से पढ़िएगा और याद करिएगा और लिखिएगा। और इस दुनिया में आपका कोई दोस्त नहीं है, इस बात को जरूर याद करिएगा। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त होता ही नहीं है। आप जिस तरह से संविधान सभा की कार्य प्रणाली है, उसी तरह से आप अपनी कार्य प्रणाली को सुनिश्चित कर लीजिएगा। मुझे काम करने का कौन प्रणाली अपनानी चाहिए, क्या काम करना है। तो आइए हम चलते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली पर फोकस डालते हैं। तो आइए चलते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सवाल पूछा जा सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जब गठन हो गया संविधान सभा का, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा। तो जब संविधान सभा बन गया तो इसकी एक बैठक हुई। तो बैठक की यही तिथि है 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा, ये वीडियो आपके ज़हन में सेट हो जाना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। ये बड़े बड़े नेता आपको बताते हैं, या नेता कोई भी नहीं करता होगा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया। पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक को किसने दुत्कार दिया, किसने बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 221 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसलिए बैठक में मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। कितने थे?
389 याद रखिएगा सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसलिए बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। सभा का टेम्पररी अस्थायी सदस्य चुना गया। इतना आपको जानकारी हो गई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो आईएएस के सिलेबस में है, इंक्लूड है, संबंधित है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के विषय में वीडियो बना रहा हूं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक मात्र 211 सदस्यों ने बैठक में मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस में जिस तरह संविधान सभा बनी थी उसके वरिष्ठ कोई सदस्य थे, उसी तरह से भारत में फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का टेम्पररी मेंबर बनाया गया और अस्थायी सदस्य चुना गया। तो सवाल पूछ दे इस पर कि बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हो गई? कहेगा 9 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946, 7 दिसंबर 1946 और 6 दिसंबर 1946। अगर याद नहीं रहेगा तो यह भी सवाल आपका गलत हो जाएगा, यह भी सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। और देवी और देवता का भखौती मान करके मत मारिएगा कि मान लेते हैं कि दुर्गा माई का, मान लेते हैं शंकर भगवान का, हो हमारा सवाल सही हो जाए। ऐसे सवाल नहीं सही होगा, फैक्ट जानकारी होने से सवाल सही होगा। यानी संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और दूसरा सवाल पूछते हैं कि इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? संविधान सभा का पहली बैठक बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कितने सदस्यों ने भाग दिया? तो ऊपर लिख देगा 4 लाइन का इबारती आई है, 5 लाइन का इबारती लिखेगा कि 235 सदस्यों ने भाग लिया, 372 सदस्यों ने भाग लिया, 389 सदस्यों ने भाग लिया और 211 सदस्यों ने भाग लिया। आप भखौती करते रह जाइएगा, इसलिए A B C D आप D को मान लीजिए, पढ़े रहिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब इसके बाद भी सवाल पूछ सकता है, कहेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जनसंघ और जो है अंग्रेज। ठीक है, तो आप जाने रहिएगा तभी ना लिखिएगा। तो संविधान सभा के पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसमें कुल 211 सदस्य भाग लिए और मुस्लिम लीग ने ही इसका बहिष्कार किया। क्लियर हो गया? इसमें तो कोई अब दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं।
और ये भी पूछ दे संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अगर पूछ दे अंबेडकर, अंबेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, नेहरू जी, सदानंद सिन्हा, तो आप ही भखौती करिएगा, इसलिए सदानंद सिन्हा को मारिएगा, वो भी टेम्पररी। क्लियर हो गया? 3-4 सवाल इसी में से बन जाएंगे। तो क्लियर हो गया? आगे आइए चलते हैं। तो आप ये बात जान लिए संविधान सभा की कार्यप्रणाली में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया और इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया और साथ ही साथ इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। आगे आइए, आगे की बात क्या होती है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, बीटी कृष्णाचारी, कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। तो आप इतना बात आप जान लिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में जो है 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में ही बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग की आवाज उठाना शुरू कर दिया। और उस समय जो है ये डॉक्टर सदानंद टेम्पररी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी जी दोनों उपाध्यक्ष हुए, सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे और कितने अध्यक्ष थे। तो पूछ दिया जाएगा संविधान सभा में कितने कितने उपाध्यक्ष थे। 1 2 3 4 6। अब लीजिए ना, यही फंस जाइएगा। अगर नहीं जानिएगा कहिएगा उपाध्यक्ष को एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, तो 2 होंगे, 1 होंगे। तो अब इस पर मैक्सिमम लड़के से मारेंगे, लेकिन नहीं। संविधान सभा में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष हुए, यानी 2 हुए। ये सवाल आपका सही हो जाएगा। इससे भी सवाल हुआ। और अस्थाई पूछ दे संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? अस्थाई सदस्य बताइए। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद और डॉक्टर कृष्णाचारी, कृष्णाचारी। अब लीजिए ना, इसी में फंस जाइएगा कि भाई संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के था, तो आप मारिए, कहिएगा कि जो है सच्चिदानंद थे, यही सही है, मारिए। ऐसे नहीं काम चलेगा। आप जानिए कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और टेम्पररी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। दोनों जी के आपका तैयार हो गया, जीएस तैयार हो गया, लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार बाद में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और एस.सी. मुखर्जी और कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस प्रकार 2 उपाध्यक्ष हुए और 1 अस्थायी अध्यक्ष हुए। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके जीवन में काम आएगा। यही आपके जीवन में काम आएगा। आपके जीवन में मित्र काम आएगा, न दोस्त काम आएगा, न आपके माता पिता काम आएंगे। जब काम आएगा तो यही पढ़ाई आपके जीवन में काम आएगी। इस चीज को जीवन में उतार लिए, कोई आपके काम नहीं आएगा। इसलिए जितने दुनिया में आपके हित दिखाई देते हैं, ओनली फॉर सो कॉल फ्रेंड होंगे, FRAIND, सो कॉल फ्रेंड, दिखावा मित्र होंगे, दिखावा दोस्तों की संख्या ज्यादा है, 90.9% होगी। तो सो कॉल फ्रेंड के फेरा में मत पढ़िएगा, एक्चुअली फ्रेंड आपका यही पढ़ाई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आगे कुछ आपको बताते हैं। अब जब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र को बना दिया गया और कृष्णाचारी को, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो आगे की कार्रवाई और संविधान सभा की शुरू हो गई, यानी कार्यप्रणाली उसकी शुरू हो गई। संविधान का काम अब होना शुरू हो गया। ये तो क्या, पहला उद्देश्य और प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का उद्देश्य और प्रस्ताव क्या था? कोई भी सभा होती है तो उसका उद्देश्य होता है और प्रस्ताव दिया जाता है। कोई भी सभा, गांव की सभा, घर के सभा, गांव के सभा, वार्ड की सभा, पंचायत के सभा, प्रखंड पंचायत के सभा, जिला परिषद के सभा, राज्य सभा, विधान सभा, लोक सभा, ये सब सभा है। इन सभाओं का कुछ होती है तो कुछ इनको उद्देश्य प्रस्ताव होता है। ठीक उसी तरह से संविधान और सभा की कार्यप्रणाली क्या, उद्देश्य और प्रस्ताव। कार्यप्रणाली के अंतर्गत संविधान सभा का उद्देश्य और प्रस्ताव क्या था, इसी पर आप हम प्रकाश डालते आइए। इसको लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, ऐतिहासिक उद्देश्य कहिए या प्रस्ताव कहिए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया मैंने रखा, पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे में, इस प्रस्ताव में संविधान के संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। दर्शन की झलक थी। तो इस झलक में कहा गया, इसमें कहा गया वे सब
बिंदु आ रहा है, ये सब बिंदु आ रहा है। तो अब आइए, जब संविधान सभा की बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। उस 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, 211 सदस्य भाग लिए और जो है उसमें पहला अध्यक्ष जो है उनको आपको जो है सदानंद को बनाया गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और मुस्लिम लीग ने उस पहली बैठक को बहिष्कार कर दिया और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एसबी मुखर्जी और डॉक्टर किस्माचारी। ये जो है 2 उपाध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद जब बैठक हो गई तो पहली बैठक और बहिष्कार भी हो गया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा का ऐतिहासिक, तो मतलब एक इतिहास है, एक लिखित दस्तावेज है, इसलिए इसे ऐतिहासिक कहा जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 का दिन था, उसी दिन नेहरू ने जो है संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य, अच्छा ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया, यानी पटल पर रखा उस सभा में। क्या रखा कि संविधान के संरचना, स्ट्रक्चर एवं फिलॉसफी की झलक थी, संविधान के स्ट्रक्चर और उसके दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया कि निम्न बिंदु होंगे, यही संविधान होगा। आइए कौन कौन सा जो है संरचना और ढांचा रखा जाएगा, यह नेहरू ने कहा। 10 दिसंबर को कहा, 13 दिसंबर 1946 को कहा। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में पहला उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 11 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। बहुत बढ़िया सवाल है। और 15 दिसंबर 1946। जो पढ़े रहेंगे वह तर्द मार देंगे, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो कहेंगे जय हो देवी माई, मारतन आंख मुन के 14, आप फेल करके चले आइएगा। जो पढ़े रहेंगे किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, 13 पर मार के चले आइएगा और बोल्डली मोज पर ताव देते आइएगा, सवाल आपका सही हो जाएगा। तो यही तो है, यही जो है पढ़ने लिखने का तरीका है, इसीलिए जो है ढंग से पढ़ना चाहिए। आइए, तो अब क्या बिंदु है, इस बिंदु को हम अलग से एक करते हैं। पहला बिंदु था, नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा था, तो पहला यह था, क्या था? यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, संप्रभु गणराज्य के लिए संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है अपने भविष्य के तथा अपने भविष्य के प्रशासन, लिखते जाइए, अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है, एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। क्लियर हो गया? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश की पहली बात यह थी कि एक संविधान होगा, भारत का एक संविधान होगा और वह स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य घोषित करेगा। वह संविधान अपने भविष्य के प्रशासन को, भारत के भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा यह संविधान सभा करती है। कौन करती है? संविधान सभा करती है। किसी एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। 389 सदस्य थे, वो संविधान सभा में सब शामिल हुए, उनके बीच में यह बात रखी गई। यही है, नेहरू ने कहा
जो घोषणा किया उसका पहला बात ये। आइए नेहरू के घोषणा का दूसरा बात क्या है, यानी संविधान उद्देश्य प्रस्ताव का दूसरा बात क्या है। ब्रिटिश भारत में शामिल, ब्रिटिश जो भारत था वो ब्रिटिश का न था, जो भारत था वो ब्रिटिश था, इसलिए कहा जाता है ब्रिटिश भारत में शामिल, ब्रिटिश भारत में शामिल, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल, भारतीय राज्यों में शामिल ब्रिटिश का जो भारत था, माने भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, वो ब्रिटिशों का ही भारत है, इसलिए कहा जाता है ब्रिटिश भारत में शामिल जो सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये सबको पढ़ने की चीज है। नेहरू का दूसरा बात यह था, यानी संविधान सभा के प्रस्ताव और उद्देश्य का दूसरा बात था कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी जो क्षेत्र होंगे वो भारतीय राज्य में शामिल, भारत के जो राज्य होंगे उसमें शामिल जितने क्षेत्र हैं भारत से बाहर क्यों न हो, कि इस प्रकार के सभी क्षेत्र था जो अन्य क्षेत्र भी होंगे इसमें शामिल होना चाहेंगे। अगर शामिल होते हैं संघ में तो भारतीय संघ का ही हिस्सा होंगे, वो अलग राजा नहीं होंगे, वो भारतीय संघ में ही शामिल होंगे और संघ उन पर शासन करेगी। यही दूसरा बात था। आइए तीसरी बात, चलिए क्या है, आइए तीसरी बात क्या नेहरू ने कहा, तीसरी बात नेहरू ने क्या कहा और संविधान प्रस्ताव का तीसरा उद्देश्य क्या था। उक्त वर्णित सभी क्षेत्र, उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी, निहित रहेंगी प्रशासन के संचालन के लिए
वे सभी शक्तियाँ वे सभी शक्तियाँ वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी, जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी, निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। क्लियर हो गया। तीसरी बात, संविधान सभा के प्रस्ताव उद्देश्य में यह था कि दो बातें जो कही गई हैं, सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण, क्षेत्र जो होंगे उनका कहाँ तक सीमा होगा वो संविधान सभा द्वारा तय किया जाएगा था। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार बाद में नियम बनाया जाएगा कि यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शेष शक्ति, वो जो शक्ति देना चाहते हैं संघ में वो दे दें, अपने पास रखें, उनमें निहित रहेंगी। तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। यानी राज्य जो शक्तियां संघ को दे देंगे वो संघ लागू करेगा और जो नहीं देंगे उनके पास रहेगा। यही इसका अर्थ हुआ। यही पर नेहरू ने गलती किया। ये बात रखने की क्या जरूरत थी कि संघ में जो है शक्तियां अपने मन के हिसाब से दे दो, तो कौन आदमी नहीं चाहता है? कौन आदमी नहीं चाहता कि सारा शक्तियां उनको मिल जाए? यहाँ नेहरू ने गलती किया है। यहाँ नेहरू ने, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, नेहरू ने गलती किया। क्या जरूरत थी कि यह बात कहने के लिए कि अवशिष्ट शक्तियां आपके पास रहेंगी? अवशिष्ट शक्तियां आपके पास रहने का मतलब ये हो गया कि उनको लालच दिया गया, इसी से आ जाए। यह थोड़ा सा गुण है, लेकिन उनको यह बात नहीं कहना चाहिए। वो कहना चाहिए कि आप आइए, हमारे में मिलिए, आपकी सारी शक्तियां सेंटर में निहित रहेंगी। तो जो सही नियम रहेगा तो कौन उसका उल्लंघन करता? लेकिन नेहरू ने यहाँ गलती किया है। गलती इस बात को लेकर के किया है कि कहा अवशिष्ट शक्ति अपने पास रख लो और जितना तुम देना चाहते हो वही शक्ति संघ में रहेगी। यही गलती किया है। तो तीसरी बात हुई। तो आप इसको और पीएचडी करिएगा कि ये नेहरू ने जो कहा है यह बात सही है कि गलत है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि प्रस्ताव में कहा गया कि राज्यों को बताया गया कि अवशिष्ट शक्ति अपने पास रख लो, शेष शक्ति उसको दे दो। किसको? संघ को। तो संघ जो चाहेगा वो करेगा और जो अपने पास आप रखिएगा वो आप करिएगा। ये तीसरी बात हो गई। अब इसको आप याद करिएगा, लिखिएगा। तो अब चौथी बात आइए, संविधान सभा के प्रस्ताव उद्देश्य या नेहरू के प्रस्ताव का उद्देश्य। चाहे नेहरू प्रस्ताव उद्देश्य कहिए या संविधान सभा का प्रस्ताव उद्देश्य की बात एक ही हुई। अब आइए चौथा बात क्या था संविधान सभा का प्रस्ताव उद्देश्य का? संप्रभु स्वतंत्र भारत की, संप्रभु स्वतंत्र भारत की, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत की जनता होगी। इसे सवाल पूछा जाता है कि जो है भारत में एक संविधान है, संविधान किसकी सहमति पर बना? तो भारत की जनता की सहमति पर बना। सवाल पूछ दिया इसमें संविधान किसकी सहमति पर बना? तो संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा बना। यह सवाल आपको बहुत दूर है। अगर भारत की जनता जब चाहे तो आप जो है संविधान के खिलाफ जो बात कही जा रही है उसके लिए, इसीलिए ना आंदोलन भारत में चल रहे हैं, जो अवैध कानून बनाए जा रहे हैं उसके लिए आंदोलन चल नहीं रहा है। यही जनता होगी। इसको आप पढ़े रहिएगा तो आप कहिएगा सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, संविधान से बना है, संविधान जनता से बनी है। बात सीधी सी है। इसलिए तुम जनता के अहित की बात नहीं कर सकते हो, चाहे किसी कुर्सी पर हो। इसीलिए आईएएस को बताया जाता है। आप अभी आईएएस बन रहे हैं
तो आईएएस आप संविधान से बन रहे हैं और संविधान जनता से बन रही है, इसलिए आप जनता के लिए काम करिए। इसलिए एक आईएएस को इसीलिए राज व्यवस्था पढ़ाया जा रहा है कि राज कैसे चलाना है, इसीलिए एक आईएएस को ये पढ़ना जरूरी है। इसीलिए जो है राज व्यवस्था के को पाठ्यक्रम में रखा गया। आइए, जब पांचवी बात क्या थी संविधान सभा के प्रस्ताव और उद्देश्य की, पांचवी बात क्या थी भाई? आइए, पांचवी बात क्या थी? भारत के सभी लोगों के लिए न्याय। भारत के सभी लोगों के लिए, कहां जाति लिखा है? कहीं लिखा है जाति? भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय सामाजिक रूप से, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का लोक नैतिकता की स्थापना तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी, बताइए आप। पांचवी बात था भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव उद्देश्य या नेहरू के प्रस्ताव उद्देश्य, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय मिलेगा, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता हो, चाहे उनके शरीर की सुरक्षा हो, संपत्ति की सुरक्षा हो और उनके विचारों की सुरक्षा हो, कि समता, मनोसमता, विधि के समक्ष, यानी विधि के रूप में सभी लोग समान होंगे। विचार, आप कोई भी विचार दे सकते हैं। अभिव्यक्ति, जो आपके दिमाग में हो, दिल में हो, उसको व्यक्त कर सकते हैं। विश्वास किसी पर कर सकते हैं और देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं और कोई संगठन भी बना सकते हैं। आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता, जनता की नैतिकता उसे कहते हैं जो किसी को 10 रुपया कहीं गिर गया और कोई व्यक्ति 10 रुपया पा गया और वह रुपया किसी न किसी माध्यम से जिसका पैसा है उसी के घर पहुंचा देना ही नैतिकता है। बस इतने ही बात समझिए, नैतिकता इसी को कहते हैं। कोई सामान किसी का 10 रुपया गिरा है और कोई व्यक्ति 10 रुपया पा गया, इसी 10 को इसके घर पहुंचा देना नैतिकता है। समझ गए? तो कहता लोक नैतिकता की स्थापना अब सुनिश्चित की जाएगी। मनोज जनता की जो नैतिकता है उसकी स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अब नैतिकता कहाँ है? अभी देख रहे हैं, टीवी में रोज देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश में जिला परिषद अध्यक्षों का चुनाव हुआ है। उसमें लाठियों डंडों से मार मार करके जो है एक दल दूसरे दल को रोक रहे हैं, लेकिन वह पुलिस खामोश बैठी है। इसका मतलब सरकार खामोश बैठी है। इसका मतलब हो गया कि गैर संवैधानिक काम हो रहे हैं। जबकि आपके इस नेहरू के प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि सबको जो है अवसर मिलेगा और विचार का, संगठन बनाने का, क्षमता का, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा का। तो कहाँ दे रही है सरकार? डंडों से मार मार कर पर्चे, जिनको अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है चुनाव लड़ने का, पर्चा फाड़ दिया गया है। तो क्या ऐसे सरकार को सरकार कर सकते हैं? नहीं। डॉक्टर एक राजनीतिक विचारक है राजनीतिक विचारक को का कहना है कि नहीं, इस तरह की सरकार डाकुओं का गिरोह है।
इस तरह की सरकार डाकुओं का गिरोह है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण एवं संगठन आदि स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना करने में सफल होती है, वह सरकार के नाम पर डाकुओं का गिरोह है। इससे ज्यादा अब सरकार वो कुछ नहीं हो सकती है। आइए छठवीं बात नेहरू की क्या थी या संविधान सभा का प्रस्ताव और उद्देश्य क्या है। आइए नेहरू का छठवां प्रस्ताव या संविधान सभा का उद्देश्य क्या था। अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों का मतलब तो मुसलमानों से नहीं, जो कम, जिनकी संख्या कम है वही अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर। तो नेहरू का यह प्रस्ताव था, उद्देश्य था, या संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी पूरे भारत की जनता का प्रस्ताव था, यानी पूरे भारत की जनता का प्रस्ताव था कि अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है या जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पीछे हुए हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से, उनको या जो जंगलों में रहते हैं उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दिया जाएगा। लेकिन कहाँ हो रहा है, सब बेकार। अब तो मात्र 2-3 लोगों के हाथों में अब सत्ता आ गई है, उन्हीं पर सरकारें चल रही हैं। विश्व में कुछ लोगों के हाथों में जो सत्ता आ गई है, सारे लोग जो है उनके गुलाम बन के जी रहे हैं। आइए 7वां बात क्या है। 7वां प्रस्ताव क्या रखा था संविधान सभा ने, उसको भी आप जानिए। 7वां प्रस्ताव संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र जैसे समुद्र, वायु क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब 7वां का उद्देश्य था, प्रस्ताव था, संविधान सभा का प्रस्ताव उद्देश्य था या जनता का प्रस्ताव उद्देश्य था कि संघ की एकता, जो सेंटर है उसकी एकता में कहीं अखंडता नहीं आएगी, अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। था इसके भू क्षेत्र, भारत का समुद्र में भी हिस्सा है, भारत का हवा में कहाँ तक भारत का क्षेत्र है, उसको असभ्य देश के न्याय, जो सभ्य देश के, जो किसी देश में सभ्यता है और न्याय आ गया है, यह विधि के अनुरूप, जैसे किसी देश में न्याय है और बढ़िया विधि है, उसी के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की, उसी के अनुरूप भारत की सुरक्षा होगी। कहाँ हो रहा है, आपके समुद्र के एरिया में दूसरा देश आक्रमण कर लिया है, वायु के क्षेत्र में आपका दूसरा देश चाइना आक्रमण कर लिया है, जमीनी क्षेत्र में चाइना आक्रमण कर लिया है। इस तरह की बातें हैं, आप धरातल पर देख लीजिए तो आप इस प्रस्तावना का उद्देश्य में कहाँ आपको प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन संघ में बातें कही गई तो ये प्रस्ताव में तो ठीक है था, लेकिन जो अभी तक के शासक लोग हैं उनको केवल अपने हित के अतिरिक्त दूसरे का हित नहीं दिखाई दे रहा है, संघ का हित नहीं दिखाई दे रहा है। आइए 8वां बात क्या थी, इसको भी जानिए। आइए 8वां बात क्या थी, इसको भी जानिए। इस प्राचीन भूमि को विश्व में, इस प्राचीन भूमि को विश्व में, इस प्राचीन
भूमि को विश्व में उसका अधिकार, उसका अधिकार एक उचित स्थान दिलाया जाएगा। उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा, उचित अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण, विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ये 8वां प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव का मतलब ये होगा कि इस प्राचीन भूमि को, भारत एक प्राचीन भूमि है, इस भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाने। जो भी नेता होंगे वो विश्व में अगर इस पर कोई अटैक करता है तो उसे छीन करके उसे मार के खदेड़ के भगाया जाएगा। भागो, यह तुम्हारी भूमि नहीं है, भूमि भारत की है। और तथा विश्व में शांति हो, इसका पाठ पढ़ाया जाएगा। और विश्व में मानव का कल्याण हो, इसका पाठ पढ़ाया जाएगा। इसी के लिए योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो अब कहाँ विश्व में शांति, कहाँ मानव का कल्याण, अब कहाँ प्राचीन भूमि को उसका अधिकार दिलाने की कहाँ बात हो रही। केवल अपना झोली भर लो, आप विदेशों के बैंकों में पैसा डाल दो, यही तो हो रहा है। ये उद्देश्य थे तो ठीक यह संविधान सभा के प्रस्तावों के खिलाफ काम हो रहा है। तो आइए ये 8 प्रस्ताव थे, आगे और बताते हैं। अब जो है आगे और बताते हैं आपको। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। अब आ जाइए किस प्रस्ताव को, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसी को बदल करके संविधान का प्रस्तावना बनी। इसी को बदल करके संविधान की प्रस्तावना बनी है। अगर सवाल आपसे कह दिया जाए आईएएस के रूप में कि 22 जनवरी 1946 जो संविधान सभा से जो सर्वसम्मति से संविधान सभा के प्रस्ताव उद्देश्य को के आधार पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो आप जब जानिएगा तो लिखिएगा, नहीं जानिएगा तो कलम हिलाइएगा। इसलिए आप इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, जीवन में काम आएगा
और एक उद्देश्य जो है आपका IAS भी मिल जाएगा और सब काम आएगा जिंदगी में। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे को बताएं, लिखें, याद करें और पढ़ें, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। और अब अगला मेरा टॉपिक होगा कार्य प्रणाली, संविधान सभा की कार्य प्रणाली का मेरा अगला टॉपिक होगा स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अगला होगा स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, अधिनियम द्वारा परिवर्तन, ये मेरा टॉपिक होगा। इस पर मैं फोकस मारूंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या कैसे चली, तो कार्य प्रणाली में आप जो है पहले संविधान सभा का जो है संविधान सभा कैसे कार्य कर रही है, तो पहले तो काम किए, उद्देश्य प्रस्ताव रखी और उद्देश्य प्रस्ताव के बाद जो है सर्वसम्मति से पारित हो गया 22 जनवरी 1946 को। 9 दिसंबर को बैठक हुई और 13 दिसंबर को जो है नेहरू ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद स्वतंत्र अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन लाया गया, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो कल या जब हमको मौका मिलेगा तो वीडियो आपको दे दूंगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरा अनुरोध है कि पढ़िएगा या तो आगे बढ़िएगा, पढ़िएगा या स्वस्थ रहिएगा, या पढ़िएगा या धनी बनिएगा, पढ़िएगा या तो काया सुधरेगी, या हमको कुछ नहीं आपसे मिलने वाला है। मेरी अपेक्षा है आप लोगों से, आप इसको पढ़ें, आगे बढ़ें और समाज को बेहतर बनाएं। यही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।